ये उनका क्लेम जो है, इसकी अभी आना बाकी है कि क्या ये कर पाए या नहीं, क्योंकि न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स ये कह रहे हैं कि ईरान ने शिफ्ट कर दिया था अपना जो भी उनके इतने नन्हे तो वो भी नहीं है, उनको पता है जब सालों से 3-4 डेकेड से जब वो तैयारी कर रहे हैं तो उनको नहीं पता है कि हमने क्या करना है। एनीवे हम अपने एक्सपर्ट से बात करते हैं। जी, तो हमें ज्वाइन किया है साबिक एम्बेसडर शाहिद कियानी साहब ने। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये सीज फायर का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया, मुबारकबाद भी दोनों को दे दी है। पहला सवाल यही हमारे जहनों में है कि ईरान और इसराइल दोनों अग्री करते हैं इस बात पर? आप ये समझ रहे हैं कि वो भी ये चाहते थे कि अब सीज फायर होनी चाहिए? देखिए जी, लेट आवर्स में मैं एक चैनल था 365, यही चैनल है सर, ये मेरा ख्याल है, यही चैनल है। मैं उसके ऊपर चैनल पे जी मैं उस चैनल पे था और मैंने उस वक्त भी कहा था कि नेक्स्ट 48 आवर्स नहीं, नेक्स्ट 24 आवर्स, इवन लेसर देन दैट आर क्रूशल, क्योंकि अब जंग जो है वो ईरान और अमेरिका के दरमियान है, इसराइल बीच में नहीं है। अगर आप कतर पे हमला जो कर रहे हैं किया है, और मैंने तो ये कहा था कि कहीं जो कतर का वो जो उनकी जो बेस है उसके इर्द गिर्द किया होगा, एक सिंबॉलिक होगा। ये मेरा बेटा इंग्लैंड में है, उससे मेरी बात हो रही थी, उसने यही कहा था कि ये सिंबॉलिक है। तो ये था कि अब इससे आगे क्या हो सकता है कि आप कतर में ईरान उनकी बेस पे अटैक करे, तो फिर तो आप समझ जाएं कि जंग जो है उन्हें बढ़ना था। तो ये एक सिंबॉलिक था। अभी मैं देख रहा था, बीबीसी वो बता रहे थे कि ये अजीब और गरीब जंग है जी, कि अब अपना अमेरिका ने ईरान को बता दिया पहले ही कि जी हम आप पे हमला करने लगे हैं उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे, और ईरान ने बताया अमेरिका को जी हम आपकी बेस पे अटैक करने लगे हैं। मतलब आप प्रिकॉशन ले लें। तो ये अजीब और गरीब जंग थी। आज ये जंग ने बंद होना था। नहीं सर, एक सेकंड, अजीब और गरीब की जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करें इसे। ये आप किस तरफ इशारा कर रहे हो? तो मुझे भी अजीब था वैसे, सही बात है कि इतना पता के जंगों में कहां धमाके होते हैं, ऐसे अटैक्स मैंने तो नहीं देखे कि पूरा इन्फॉर्म किया जा रहा है, बताया जा रहा है, फिर उसके बाद यानी आप ये क्या आप कहना चाह रहे हैं इसमें कि क्या हो सकता है? मैं ये कहना ये चाह रहा हूं जी कि आप कभी दुश्मन को फोरवार्न करते हैं कि जी मैं आप पे अटैक करने लगे? एग्जैक्टली, कभी भी नहीं होता, ये कभी होता ही नहीं है। ये और ये किस केस में होता है? क्या ये सिंबॉलिक था कि जी क्योंकि अब इससे आगे जंग बढ़ नहीं सकती थी। अगर वहां से कोई अमेरिकन नेशनल मर जाता, इसमें वहां बेस उन्होंने सब हटा दिए थे पहले, सब बेस में जो थे फौजी, अगर मर जाता तो आपका ख्याल है कि ईरान को छोड़ देता अमेरिका? फिर तो और बढ़ जाना था। और अब पता है कि अमेरिका की तो बहुत सारी बेसेस हैं गल्फ के अंदर, तो एक तो फिर ये बात वहां तक नहीं रहनी थी, ये तो बात बढ़ जानी थी। और फिर रीजन के अंदर हमारा नेबर है क्या नाम, ईरान। इस वक्त तो मसला इतना बड़ा सीरियस हो जाना था, गल्फ जो मुल्क जो थे वो इन डेंजर हो जाने थे, तुर्की साथ है आगे पीछे, यहाँ तो बहुत बड़ा मसला। तो इसलिए मुझे कोई हैरानगी नहीं है कि ये जंग बंद हो गई, क्योंकि इससे आगे अब जा नहीं सकते थे। सर आपको क्या लगता है कि अमेरिका के ऊपर किन ममालिक का बड़ा प्रेशर था? मैं कहता हूँ सबसे पहले इसराइल का था। मैं आपको बताता हूँ उसकी बैकग्राउंड। अब आप नोट करें कि जब कनाडा के अंदर G7 हो रही थी तो दूसरे दिन ही प्रेसिडेंट ट्रंप वहां से वापस आ गए। क्या वजह थी? क्योंकि वल्नरेबिलिटी जो थी, इसराइल को मार पड़ रही थी और उन्होंने वापस आना था जंग बंद करने के लिए। उन्होंने तो स्टोर डाल दिया कि हमें बचाओ, और क्या वजह हो सकती है? वो वहां वापस आए और उसके बाद आप देखें कि इन्होंने उन पर हमला किया। ये सारा का सारा पुश था इसराइल का, पहली चीज। दूसरा बताऊं आपको कि चीन और रूस ये बड़े इंपॉर्टेंट मुल्क हैं, हालांकि उनकी आजकल बनती नहीं अमेरिका से, लेकिन बिहाइंड द सीन डिप्लोमेसी में यही होता है। ये दो मुल्क जो हैं उनके लिए भी खतरा था, इसलिए कि ये ईरान उनके रीजन में है, अमेरिका तो 10,000 मील दूर बैठा हुआ है। तो ये रीजन को डिस्टेबलाइज करना। सर लेकिन मुझे ये बताएं कि अगर ये सीज फायर हो जाता है, ठीक है, दोनों अग्री करते, टेक अवे यानी क्या है? यूएस ने क्या अचीव कर लिया, ईरान ने क्या अचीव कर लिया? क्या ईरान ने खोया, क्या यूएस ने खोया? कुछ पता चला कौन जीता, और इजराइल ने भी क्या खोया, किसका अपर हैंड रहा? तो मैं बताता हूँ आपको जी। सबसे पहले तो अमेरिका ने ये शो किया जी कि वो एक पीस मेकर है, जंग बंद करा देता है। क्या मेथोडोलॉजी यूज करता है? वो बड़ी स्ट्रेंज जैसी मेथोडोलॉजी है कि खुद पहले अटैक करता है, जंग बंद कराता है। ईरान ने अपना शो किया कि भाई ईरान इसराइल को ये सबक सिखाया कि भाई आप हम पे अटैक करते हैं, समझते हैं कि हम गए गुजरे हैं। और जो नुकसान मैं अभी बताता हूँ, जो नुकसान हुआ है
मैं वैसे बताता हूँ, इसराइल का वो एक अलग चीज है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ईरान के हक में भी नहीं था ये जंग। उसकी वजह सुने, इन्होंने उनके साइंटिस्ट और उनके जो मिलिट्री के कमांडर्स थे उनको 1 बाय 1 खत्म किया। ये एक बड़ा ही खतरनाक तरीका था जिसके अंदर उनकी पूरी साइंटिस्ट का एक पूरी लाइन, जनरल्स की पूरी लाइन खत्म कर। देखें, बिल्डिंगें तो आप रात को बना देते हैं, इंस्टॉलेशन भी बना देते हैं, लेकिन लीडर्स को बनाना आसान काम नहीं है, जनरेशन लगती है बनाने में। तो ये तो ना ईरान के हक में था, और इसराइल को तो वैसे बड़ी बुरी मार पड़ रही थी। अगर आप देखें, वो छोटा सा मुल्क है, उसके अंदर वल्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा है। और उसकी अब आपस में बात बताऊं आपकी कि प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू बहुत ही अनपॉपुलर प्राइम मिनिस्टर हैं। बिल्कुल। वो और सुना है कि इस हमले से एक दिन पहले उनके खिलाफ कोई मोशन भी उनकी पार्लियामेंट में रेज हुआ कि इसको हटाया जाए, कोई नो कॉन्फिडेंस वाला कुछ वोटिंग चल रही थी, उसके बाद ही हटाया। इज दैट राइट? उन्होंने जुडिशरी को उसकी पावर्स को क्लिप करने की कोशिश की। दूसरी बात, इनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस हैं, और इज अनपॉपुलर। वहां पर इसराइलियों का ये हक में नहीं थे इस जंग के। गाजा के अंदर भी जब ये शुरू था और खत्म नहीं हो रहा था, तब भी आवाजें उठ रही थी। आपको पता है, कई जगह उन्होंने अपने फौजियों को भी अपने डिसमिस किया, अपने सीनियर इन्होंने इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने। तो ये उनके हक में नहीं था। अच्छा सर, मुझे ईरान की तरफ का बताइए ना कि मुझे ये बताइए कि ईरान में दो मकासद यूएस के नजर आ रहे थे इसराइल के। एक तो हमें वो कहते हैं रिजीम चेंज करना है, अपना बंदा यहाँ पर बिठाना है, जैसे इस मिडिल ईस्ट में उन्होंने बिठाए हुए हैं। दूसरी चीज वो ये कह रहे थे कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को जो यहाँ प्रोसेस में है, इसको हम बिल्कुल खत्म कर देंगे। ये दोनों मकासद, तो इनमें से एक तो वाज़ेह है कि नहीं, रिजीम चेंज तो नहीं हुआ और पीछे हट गया यूएस। न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस का बताइए मुझे। मैं समझता हूँ जी कि क्योंकि अरसा दराज से ये थ्रेटन थे ये इनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस। और आपको एक और बात भी बताऊं कि जो IAEA के चेयरमैन हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी के, वो अपने इंस्पेक्टर्स वक्तन भेजते रहे हैं, और वो ये कंफर्म करते थे कि ये जी जो इन्होंने यूरेनियम को इनरिच किया है, ये न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के करीब नहीं है। ये मैं बता दूं, कंफर्म करते थे। ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम ईरान ने अपना हिफाजती जो भी जितनी एनरिचमेंट कर ली थी, वो उन्होंने वहां से उन इंस्टॉलेशन से हटाकर कहीं और ले गए। भाई इतने तो गए गुजरे नहीं है ना वो लोग, ईरानी, जिनको पता था। और वेपन्स इनके पास बहुत कमाल है। हाँ, टू 4-1 टू 4 हम किसी और जगह वो ले गए थे। और मैं समझता हूँ कि अमेरिका को भी ये पता था, क्योंकि इसराइल इनको मार चुका था पहले इन इंस्टॉलेशंस को। ये सिंबॉलिक थी। अब ये क्या है, अब बिहाइंड द सीन्स डिप्लोमेसी काम करती है, ये मैं बता दूं। अभी देखें, जो जिनीवा के अंदर जो टॉक्स हुई थी, जो फिर खत्म हो गई, 3 घंटे की थी, फिर आप देखें कि ईरान के वजीर खारजा रूस गए और प्रेसिडेंट पुतिन को मिले, ये नहीं मिले किसी और को। तो ये मैसेजेस से जो दिए जा रहे थे कि अब दोनों ने टिट फॉर टैट अपनी पावर दिखा दी। अब मैं बता दूं, इसराइल को पता लग गया है कि वो अब ईरान के साथ पंगा नहीं ले सकता। सर, एक और चीज जो बड़ी जबरदस्त इसमें एक्सपोज हुई है, रिवील हुई है, क्लियर हुई है, ईरान को सबक मिला है ये कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन भारत है, इंडिया, जो वहां से इजरायली जो सारा इन्फिल्ट्रेशन, जो सारा कुछ इनके साथ ट्रेड कर रहे थे इंडिया के साथ। मैं आपसे इत्तेफाक इसलिए नहीं करता। जी। कल ईरान के सदर ने 45 मिनट प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ फोन पे बात की है। बिल्कुल, वो तो उनके टाइज हैं, ऐसा ही है। इन स्पाइट ऑफ द स्पाइस, इंस्पायर्ड के चीज उनके स्पाइस पकड़े हैं। सुने ना मेरी बात सुन लेना। जी। ये जरा थोड़ा बहुत अर्ली है ये कहना कि कौन उसका दुश्मन है। मैं आपको बता दूं, आपको हम इनके साथ खड़े भी हैं, इनके पार्लियामेंट भी हमारे उसमें नारे लगे हैं, लेकिन ये जो कौमों की नेशनल इंटरेस्ट होती है ना, उसके अंदर जोश वोश नहीं काम करता। सही। उसके अंदर वो देखते हैं लार्जर इंटरेस्ट में उनका क्या है। तो अभी इट्स टू अर्ली टू से। बहुत बड़े इकोनॉमिक टाइज हैं, आप सही कह रहे हैं। आप देखें, इंडिया और ईरान के बहुत आसान नहीं है ये कहना। आसान नहीं है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताइए कि अब जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की हम बात कर रहे हैं, ईरान को ये तजर्बा हो गया इस 12 दिन की जंग का कि अगर हमारे पास ये पावर नहीं आती है, हालांकि वहां पर फतवे भी है उनके, अली खामनाई का भी फतवा है, इमाम खुमैनी का भी फतवा है कि हम ये न्यूक्लियर पावर नहीं हासिल करनी। लेकिन अब जो हालात वाकयात बन गए हैं और ये एक तजर्बा बुरा हो गया उनके साथ, तो अमेरिका ने तो इनको छोड़ दिया है, तो ये दोबारा इस तरफ न्यूक्लियर पावर बनने की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसको फोर्सी कैसे करते हैं आप? देखिए जी, अगर वो रीजन में इर्द गिर्द देखें कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और एक बहुत बड़ा डिटेरेंट है, तो फिर ये
आपकी बात में काफी वजन होगा कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ईरान तो पहले देखेगा, क्योंकि वो तो अपनी जो मटेरियल था वो तो ले गया किसी जगह छुपा दिए। अगर वो देखेगा कि क्या इससे डिटेरेंट है मेरा, अगर मैं ये न्यूक्लियर वेपन मैं अगर बना लेता हूँ तो क्या फिर मुझ पर, क्यों सबसे बड़ा दुश्मन तो उसका इसराइल है, बाकी तो मुल्क जो है वो छोटे छोटे मुल्क, उनकी तो कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर वो बना लेता है तो फिर तो वो बनाएगा अगर उसको समझा डिटेरेंट है। ये चीज है जो हर वक्त ये इनको यूनाइटेड तो स्टेट्स इसका मतलब है कि फॉर द टाइम बीइंग ये सीज फायर हाँ, जो वही है, कि जब ceasefire- क्लियर थ्रेट है ही और ये यूएस के लिए। सीज फायर होगी भी, चलेगी नहीं चलेगी, और बाकी आई थिंक जब तक कोई मैं रिटर्न कहता हूं- एग्रीमेंट ना हो, चीजें वाजे ना हो, आप कैसे बिल्कुल उसको खत्म कर दें? इतना बड़ा मसला तो फिर शुरू हो जाएगा थोड़े दिन में। या मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपसे ही पूछ रहे हैं कि ये तो फिर एक क्लियर थ्रेट तो यूएस के लिए है ही ना, मुसलसल थ्रेट है ये। मैं आपको बताऊं, ये वो सीज फायर नहीं है जिसके अंदर लिखत पढ़त होगी जी जी कि जी आप दस्तखत करें, वो आप दस्तखत करें। नहीं, पब्लिक प्रोनाउंसमेंट जो होती हैं, पब्लिक प्रोनाउंसमेंट। अब जिस तरह पाकिस्तान इंडिया का सीज फायर हुआ था, कि आप दस्तखत हुए थे किसी जगह? नहीं। यहाँ पर पब्लिक प्रोनाउंसमेंट होगी। अभी ईरान ने ये कहा है कि हम देख रहे हैं भाई, अगर ये इसराइल अपनी ये बंद कर अटैक करना, अभी बंद कर देंगे और सीज फायर हो जाएगा। ये सीज फायर का सबसे बड़ा गारंटर कौन होगा? अमेरिका, कोई और नहीं। और उसके लिए ये होगा, बड़ा जरूरी है कि अब ईरान कुछ दिनों बाद या कुछ हफ्ते बाद अपनी टेबल पर उनके साथ बातचीत करेगा, बैठकर अमेरिका के साथ, वो जो न्यूक्लियर वो जो एग्रीमेंट थी उसके ऊपर, उस पर अगर वो हो जाती है, मैं समझता हूँ पेश हो जाती है, उस पेश में बड़ा वक्त लगेगा। इसलिए कि ईरान गारंटी चाहेगा अमेरिका से कि हाँ जी मैं दस्तखत करता हूँ, मैं न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाऊंगा, प्रोवाइडेड आप एग्जैक्टली। तो मसला जो है वो अभी जू का तू है, लेकिन एक बहुत शुक्रिया आप साबिक एम्बेसडर शाहिद कैनी साहब हमारे साथ थे।